हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग इस बिग न्यूज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक को कवर अप करेंगे एंड दैट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि आज इस बिग न्यूज के टॉपिक में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक्स को क्यों लेके आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है रिसेंट टाइम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सो व्हाट हैपन, अभी जब G7 समिट कंक्लूड हुई आपकी जापान में, देन उसके बाद G7 कंट्रीज ने बेसिकली एक एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया एंड दैट इनिशिएटिव इज नोन एज व्हाट, हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस। उसको भी अपन कवर करेंगे, वो समझेंगे वो बेसिकली है क्या, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वो है नहीं हिरोशिमा एआई प्रोसेस। बट हाँ, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एआई, एआई के क्या फंडामेंटल्स हैं, एआई क्या चाह रहा है, वो चीज हमें कवर अप करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अपन इस सेशन में आज क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है जो हम कवर अप करेंगे आज, दैट इज अबाउट कि हम ये सबसे पहले तो यही समझेंगे कि एआई एआई क्या होता है एंड उसके एप्लीकेशंस को, कि व्हाट इज एआई एंड द एप्लीकेशन ऑफ एआई। देन विल जंप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स के होते हैं एंड उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम समझेंगे। देन विल जंप टू कि ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या होता है। एक आपने बहुत टर्म सुना होगा ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, है ना, और एक टर्म बहुत लाइमलाइट अभी सुनने में दिख रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी चीज अपन कवर करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन दी ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एंड एआई। देन विल जंप टू कि इंडिया जो है वो एआई को लेकर कर क्या रहा है, एआई को लेकर उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, उसको भी हम समझेंगे। कमिटीज भी बनेगी, कमिटीज के साथ नीति आयोग की रिपोर्ट भी आएगी और नीति आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या रिपोर्ट दी, ये सारी चीज अपन समझने वाले हैं। सो एआई एंड इंडिया, एंड लास्ट में जो हमारा करंट कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से हमें पूरा समझना पड़ रहा है, दैट इज हिरोशिमा एआई प्रोसेस, उसमें उसको हम कवर अप करेंगे। और उसके साथ साथ एक और बॉडी है जो कि हिरोशिमा एआई प्रोसेस से रिलेटेड भी है, उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ऐसी चीज हमारा वीडियो जो है इस फ्लो में बहेगा। पहले एआई, उसके एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई, है ना। अब उसके पहले अपन एआई के सबसेट्स भी देख लेंगे, दो वर्ड्स टर्म्स को समझेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, व्हाट डज दैट मीन। देन विल जंप टू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। अब कैटेगरीज भी है उसकी, है ना, तो कैटेगरीज ऑफ एआई भी है, उसके टाइप्स भी है, तो ये सारी चीजें। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एंड इंडिया एंड एआई, एंड लास्ट में फिर अपन करंट कॉन्टेक्स्ट को समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई है क्या, व्हाट इज एआई। देखो, तो अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें ना, तो एक सिंपल सी अगर कभी आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो सिंपल सी लाइन लिखना, दैट इज इंटेलिजेंस एग्जिबिटेड बाय मशीन्स। मतलब मशीन्स अगर इंटेलिजेंस दिखाने लगे, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, है ना। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ना, इट्स अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर साइंस आपने इंजीनियरिंग सुना होगा कि आपका कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी स्ट्रीम्स, बीटेक में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं इंजीनियरिंग में, उसमें से एक ब्रांच होती है, एक और स्ट्रीम होती है, दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का ये ब्रांच है एंड ये बेसिकली आपका डील करता है क्रिएटिंग कंप्यूटर्स एंड मशीन एज इंटेलिजेंस एज ह्यूमन बींग्स। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इज अ प्रोसेस बाय विच मशीन्स अपने आप को ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंट बनाती हैं एंड उस इंटेलिजेंस को फिर वो शो करती हैं दुनिया के सामने। दैट्स व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, सो अगर मैं कार चला रहा हूं, अगर मेरे सामने कार है और मैं कार पे ब्रेक लगाऊंगा, दैट्स माय ह्यूमन ब्रेन, ऑटोमेटिकली मेरा एक्टिव हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन कि सामने कार है, अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा और उसको भी हार्म होगा, मुझे भी हार्म होगा। लेकिन क्या हम किसी मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मशीन कोई कार चला रही है या रोबोट कार चला रहा है, तो अगर उसको सामने कहीं बिल्कुल इन अ वेरी स्पीड वे कोई कार आ जाए या कोई पर्सन आ जाए तो इमीडिएट ब्रेक लगा ले, ह्यूमन लगा लेगा क्या, मशीन लगाएगी? अभी तक की बात करें तो नहीं। बट हाँ, अगर ऐसा होने लगे कि कोई रोबोट या विदाउट एनी पर्सन कार अपने आप को रोक दे, इंस्टेंट रोक दे, वैसे टेस्ला कर रहा है आजकल,
सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, ऑटोमेटिकली रोक दे, ह्यूमन ब्रेन की तरह अपनी इंटेलिजेंस चलाने लगे, एग्जिबिट करने लगे। दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। पॉइंट ये है कि समय के साथ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बदलती गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल बहुत इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत ज्यादा बड़ा बन गया और बहुत एक्सपेंड हो गया है। उसकी इंटेलिजेंस ना अब लिमिटेड नहीं है। पहले हम लोग समझते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है इस हद तक काम कर सकती हैं। नाउ वी गेट टू नो कि नहीं, इनकी लिमिट और ज्यादा है, हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग वी कैन मेक मशीन्स एज इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बींग्स। ये अभी तक हमें लिमिट पता लगी है, बट वी डोंट नो कि आगे चल के शायद मशीन्स जो है ना वो ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, और आगे चलकर पूरी दुनिया में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिले, ह्यूमन बीइंग देखने को ना मिले। तो अब जो कहानी हुई ना, कहानी जो स्टार्ट हुई वो स्टार्ट होती है 1956 में। तो 1956 में एक पर्सन होते हैं, दैट इज जॉन मैकार्टी। जॉन मैकार्टी बेसिकली कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस इज आपका डाउट माउथ कॉन्फ्रेंस, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। अब डाउट माउथ कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कहां हो रही थी, दैट हैपनिंग इन दी व्हाट, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये देखा जाए तो इंजीनियरिंग की फील्ड में सबसे बेस्ट, अभी तक की सबसे टॉप ग्रेड और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज एमआईटी। तो एमआईटी में जॉन मैकार्टी डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, और उसी समय उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का कॉइन किया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या काम है, कैसे काम करता है? उसके तीन काम है बेसिकली। लर्निंग, सो व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू, दे डू लर्न, लर्निंग इसका काम होता है ना। अब लर्निंग का मतलब कैसे, सो व्हाट वी डू, हम लोग भी सीखते हैं ना, हम लोग सीखते हैं। हम लोग कैसे सीखते हैं, जैसे अगर मुझे बताया गया कि भाई कि प्लीज मुझे एआई पढ़ना है, तो मैंने एआई पढ़ने के लिए मैंने गूगल का यूज किया होगा, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तब जाके मुझे एआई समझ में आया होगा, तो आई लर्न। सो व्हाट कंप्यूटर्स डू, व्हाट मशीन्स डू, दे एनालाइज द डेटा, है ना, दे एनालाइज द डेटा, and they acquired the information, they acquired the data, they acquired the information, and उसके साथ साथ उसके वो रूल सेट करता है कि उस इंफॉर्मेशन को कब और कैसे यूज करना है। दैट इज व्हाट लर्निंग इज। देन सेकेंड पार्ट जो होती है, दैट इज रीजनिंग। लर्न कर लिया, देन रीजनिंग। अब जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग यूज टू गिव व्हाट, अगर ह्यूमन का एग्जाम है तो एग्जाम देने के बाद, एग्जाम देने के लिए उसको पहले सीखना पड़ेगा, तो लर्निंग करी। लर्निंग करने के बाद जब एग्जामिनेशन में सेंटर में गया, उसको एग्जाम पेपर मिला, एग्जाम पेपर में उसके क्वेश्चंस आए, उस क्वेश्चन का वो सोल्यूशन देता है, उस क्वेश्चन की वो रीजनिंग देता है। कैसे? आफ्टर दी लर्निंग। तो सेकंड पार्ट वो क्या कैसे करता है, रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब कि बेसिकली सिंपल सा पॉइंट यही है कि ये बताता है कि कैसे जो मैंने लर्न किया है उस लर्न से मैं कैसे फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं। और लास्ट में दैट इज सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन, अब ये सेल्फ करेक्शन का मतलब क्या है, देखो। सो मेरा एग्जाम है, मैंने एग्जाम के लिए सबसे पहले लर्न किया, लर्न करने के बाद देन मैंने उसकी रीजनिंग दी। अब रीजनिंग हो सकती है सही या गलत, लेकिन अगर गलत हुई देन व्हाट विल डू, मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट करूंगा, है ना। मैं अपने आप मशीन ऑटोमेटिकली अगर अपनी प्रॉब्लम्स जानकर अपनी प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन निकाल ले विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट इज व्हाट सेल्फ करेक्शन। जैसे हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, कि मैंने खुद से पढ़ लिया, मुझे किसी की जरूरत पड़ी नहीं, मुझे किसी टीचर ने बताया नहीं, बस मैंने खुद से एग्जाम निकाल लिया। वही मशीन, कि अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आए एंड उस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन इजी वे में ढूंढ ले, दैट इज व्हाट सेल्फ करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन। सो अगर हम बात करें, सो अब पॉइंट वही अराइज हो रहा है कि भाई जो एआई है, एआई के एग्जांपल्स बताओ। ठीक है, एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं कि एआई के एग्जांपल्स क्या होता है। अब ये अपन आराम से समझेंगे चीजों को पहले, उसके बाद फिर अपन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। एआई के एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं ना, सो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रोबोट्स को लेकर। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है क्या? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें कि रोबोट्स ना ऑटोमेटिकली लर्न कर लें, ऑटोमेटिकली लर्न कर लें। दैट इज व्हाट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो सिंपल सा अगर वही बात करें
कि अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाए और रोबोट्स वो ऑटोमेटिकली कर लें, दैट इज व्हाट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। सो अब अगर मैं रोबोट्स को ट्रेन कर दूं, ट्रेन करके बोलूं भाई सुबह ना मुझे उठाना है 6 बजे तुझे, कैसे भी करके उठा, सो रोबोट मुझे उठाएगा क्योंकि मैंने उसको ट्रेन कर दिया, उसको मैंने ऑटोमेटिकली, अब उसको मैंने बता दिया कि भाई ऑटोमेटिकली प्लीज आप फंक्शन ऑटोमेटिकली सीखते जाओ और आप ट्रेन होते जाओ। दैट इज व्हाट एआई डू, एआई ऐसे काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बात करें कि आप ऑटोमेटिकली ना पैटर्न को समझते जाइए, ऑटोमेटिकली आप क्या करते जाओ, ऑटोमेटिकली आप क्या करो, आप ह्यूमन की भाषा को समझो। कंप्यूटर की लैंग्वेज का नहीं, एक कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होती है, जावा, सी लैंग्वेज, ये अलग है। बट आप ह्यूमन की लैंग्वेज को समझो। अगर मेरे पास मेल आईडी है, इफ आई गॉट अ मेल आईडी, जीमेल आईडी है मेरे पास, अब जीमेल आईडी से मेरे पास ना बहुत सारे आपके मेल्स आ रहे हैं। अभी मेल्स जैसे कैसे? मेल्स आया, एस्ट्रोलॉजी से मेल आ गया, एक ऐप है बताता है आपके बारे में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एडवर्टीजमेंट है, मेल आया मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, एस्ट्रोलॉजी वाला जो मेल है ना वो ऑटोमेटिकली मैं स्पैम में डाल दूंगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ क्या करेगी, यहाँ पर अब मनु मिश्रा का प्रोडक्शन देख लिया, मनु मिश्रा का देखा कि मनु मिश्रा एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो भी मेल्स आते हैं ना वो स्पैम में डालता जाता है। सो हमने कभी भी देखा होगा कि अब आगे चलकर मेरे एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो भी मेल्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली स्पैम में जाते जाएंगे। आपके मेल स्पैम में क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि एआई का आपका एग्जाम्पल है। एआई टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें कि मेल्स में कोई भी खराब मेल आया जो आपके यूज का नहीं है वो आपके स्पैम में चला गया। कैसे पता कंप्यूटर को कि वो स्पैम में जाना है? क्योंकि वो आपके लैंग्वेज को समझ गया, आपके प्रोसेस को समझ गया, और बिकॉज ऑफ दैट डन एंड डस्टेड आपके वो स्पैम में चला गया। बेस्ट एग्जांपल। देन आपका सिंपल सी बात करें तो मशीन विजन, मशीन विजन इज ऑल्सो आपका बोल सकते हो एग्जाम्पल। अब मशीन विजन क्या है? तो सिंपल सी बात, अगर हम मशीन विजन की बात करें, मैंने एक फोटो खींची, ठीक है, इफ आई कैप्चर्ड अ फोटो फ्रॉम अ कैमरा एंड उस फोटो से मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए कि वहां पर एक पेड़ है, पेड़ ये पेड़ जो है, जैसे कि अगर मैं गूगल लेंस की बात करूं, तो हमारे यहाँ गूगल लेंस हम यूज करते हैं, मुझे अगर मुझे पता करना है कि यार ये जो फोटो से पता करना है ये चीज फोटो है किस चीज की, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं फोटो खींचूंगा और फोटो खींचने के बाद जो गूगल लेंस है वो बेसिकली मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। ये जो प्लांट है, ये प्लांट इस ब्रीड का है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे मान के चलो मुझे कोई प्लांट दिख गया या ट्री दिख गया, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा ट्री है, इसका नाम क्या है, मैंने फोन निकाला, गूगल लेंस से मैंने फोटो खींची और गूगल लेंस मुझे ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट इज व्हाट मशीन विजन। के इमेज से या कैमरे से कोई फोटो खींची गई और उसके विजुअलाइजेशन से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, दैट इज व्हाट मशीन विजन। सो दैट्स व्हाट एआई डू, ये एआई का काम है। ठीक है। अब पॉइंट वही अराइज हो रहा है कि यार एआई, पॉइंट वही अराइज हो रहा है कि हमने ना एआई एआई के साथ साथ ना कुछ और टर्म्स को भी हमने सुन रखा है। दैट इज, एक तो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक है मशीन लर्निंग, और एक है आपकी डीप लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होती क्या है ना, व्हाट डज दिस मशीन लर्निंग, व्हाट डज दिस डीप लर्निंग, व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई तो हमने समझ लिया कि एआई ये है, लेकिन एमएल और डीएल भी एआई से रिलेटेड है। तो बेसिकली अगर बात करें सो कैसे फंक्शन होता है, सो इफ दिस इज एआई, ठीक है, तो एआई एक बड़ा सर्कल है, उसके नीचे क्या आएगा, एमएल आएगा, machine learning. So basically machine learning is the subset of what artificial intelligence. तो artificial intelligence के अंदर ही आपका क्या आ रहा है, ML आ रहा है, और ML के नीचे क्या आएगा, that is DL, मतलब deep learning। या अगर हम सिंपल से एक शॉर्ट अगर ढंग से इसका वो बनाए, so it can be like, so this is AI, ये पूरा AI है, AI के अंदर एक और सर्कल है, that is what, this is MI, है ना, एंड इसके अंदर एक और सर्कल है, दैट इज कॉल्ड आपका डीएल, डीप लर्निंग। ठीक है। सो एमएल मशीन लर्निंग। ठीक है। तो अब पॉइंट यही है कि भाई एआई तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मशीन लर्निंग का काम कैसे करता है। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि आप सिर्फ कंप्यूटर को डेटा दे दो, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा दो, कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे मान के चलो कंप्यूटर को चलाना है, कोई चीज करनी है, तो मुझे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसमें,
नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ क्या दे दो मशीन को ना, अब मशीन को डेटा दे दो। मशीन को डेटा दिया, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, आपके अ, आपके आपके उसके जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, जो भी उसको सीखने को मिला है, तो बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या, कि मशीन सीख रही है कुछ, है ना। सो द एबिलिटी टू लर्न विदाउट, आपका विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। सो विदाउट प्रोग्राम, अगर मशीन कुछ सीख ले, दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग, दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग, ठीक है। या मशीन लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है ना, सो अगर मशीन लर्निंग को सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है, तो आप बेसिकली क्या, कि मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली सीख ले, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि उसने आपके पैटर्न को डिटेक्ट किया एंड देन उसके स्पैम में वो डालता गया आपके मेल्स को। दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग है। इसके मशीन धीरे धीरे सीखती जा रही है, तो मशीन के पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाना कि ऑटोमेटिकली वो आपका सीख ले और उसको आप प्रोग्राम ना करो, विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम वो काम भी करने लगे। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज कि देखो इंफॉर्मेशन तो आएगी, ऑब्वियसली बात है, किसी भी मशीन को स्टार्ट करने के लिए आपको उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको डेटा देना पड़ेगा। आपने डेटा दिया, लेकिन डेटा का यूज करके अगर कोई मशीन आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ले, दैट इज व्हाट डीप लर्निंग इज। सो कभी कभी मशीन प्रिडिक्ट करती है ना, सो अगर वो प्रिडिक्ट कर ले, दैट इज व्हाट डीप लर्निंग इज। सो ये डिफरेंस है आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में सिर्फ मशीन सीखती है, और मशीन सीखती है फिर आपके पैटर्न को समझती है और फिर आपके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है। डीप लर्निंग में मशीन सीख तो लेती है, डेटा आ जाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट डीप लर्निंग से दे कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। वो पैटर्न को समझ लेता है, आपके मूवमेंट्स को समझ लेता है, और उस हिसाब से आपके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेता है कि भाई ये फ्यूचर होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है क्या क्या। तो यहाँ तो अपने बढ़िया इमेज लगा रखी है, दैट इज कंप्यूटर साइंस में भी इसका है, फिलोसफी में है, सोशियोलॉजी में है, मैथ्स में है, देन वी हैव साइकोलॉजी में भी है, न्यूरो साइंस में भी है, बायोलॉजी में भी है। बट द पॉइंट इज, अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, सबसे पहले हम समझेंगे हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ केयर सेक्टर में वो कैसे इंपॉर्टेंट आएगा, कैसे यूज होगा। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अगर उसको सिंपल सा यूज करना है, तो कैसे कर सकता है, या कैसे मदद कर सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में। सो बेसिकली वो क्या करेगा, वो प्रॉपर तरीके से फास्टर वे में और बहुत एक्यूरेट वे में आपको डायग्नोस कर सकता है ना। सो व्हाट फास्टर एंड मोर एक्यूरेट वे में डायग्नोस कर लेगा, और उसके साथ साथ जो पेशेंट का आउटकम है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। फास्टर एंड एक्यूरेट, फास्टर एंड एक्यूरेट क्या कर सकता है, ये आपका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कर लेगा। एंड इस डायग्नोसिस अगर फास्टर और बहुत ज्यादा एक्यूरेट आ गया, देन वी कैन प्रिडिक्ट द पेशेंट आउटकम, ठीक है। तो पेशेंट आउटकम भी हमें देखने को मिल जाएगा। सो ये हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसे काम कर सकता है, ये एप्लीकेशन ऐसे हो सकती है। देन आपका अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है, तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमें एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिलता है ना, वो है ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर। क्योंकि हो सकता है कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में ना बहुत लीनियंट चेकिंग होती हो, सो आई गॉट अ ग्रेड समवॉट अराउंड आउट ऑफ 10 आई गॉट 8 ग्रेड, 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, क्योंकि बहुत लीनियंट चेकिंग होती थी। लेकिन वहीं अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैंने लॉ किया हुआ है, तो वहां पर देखोगे जो टॉपर है उसके 70% नहीं आते, उसके 65% है, 66% है। और मेरे यहाँ पर जो कि मैं मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ या एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरे को यहाँ पर आ रही है 85%, 78%। सो प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में ग्रेडिंग को लेकर। तो एजुकेशन सेक्टर में ना ये प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम को यूनिफाइड कर सकता है। ग्रेडिंग सिस्टम को क्या करेगा, वो यूनिफाइड कर देगा, कि भाई एक तरीके से सबको ग्रेड किया जाएगा, एक तरीके से सबको रिवॉर्ड किए जाएंगे मार्क्स, एक तरीके से। देन अगर हम तीसरी बात करें, तो फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे काम आ सकता है, बेस्ट स्टॉक मार्केट, है ना, स्टॉक मार्केट। तो आप सिंपल सा फंडा सोचो, अगर मैं प्रिडिक्ट कर लूं, अगर मुझे पता, अगर मैं सीख लूं स्टॉक मार्केट को, सीख लूं, और सीखने के बाद मैं ये देख लूं कि भाई कल मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कल मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा,
सो अब वो सिर्फ मुझे ही प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे ही नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर एआई सीख ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाए, और है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इवन इन इंडिया, अगर आज इंडिया में बात करें तो सॉफ्टवेयर से ज्यादा ट्रेड होता है, मतलब मशीन्स कंप्यूटर्स ज्यादा ट्रेड करती है ह्यूमन से, ज्यादा ज्यादा ट्रेड करती है ह्यूमन का हेल्प करके हम लोग, क्योंकि हम मशीन्स को बता देते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ये कंपनी का ये पास्ट एक्सपीरियंस रहे, ये कंपनी की फास्ट रिपोर्ट रही, अब आप प्रिडिक्ट करो कि कंपनी जो है ना वो प्रॉफिट कमाएगी कि लॉस कमाएगी, फिर उस हिसाब से आप स्टॉक में लगाते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। इट कैन कलेक्ट अ पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा मतलब कंपनी का डेटा या स्टॉक मार्केट का डेटा, उसके साथ आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी दे देगा। ठीक है, सो इट कैन कलेक्ट डेटा, एंड उसके साथ साथ आपको क्या दे देगा, ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल एडवाइस दे देगा आपको, फाइनेंशियल आपको एडवाइस दे देगा। ठीक है, अब तीसरा अगर हमें समझना है, लीगल सेक्टर। फोर्थ एक और समझ सकते हो, लीगल सेक्टर। अब लीगल सेक्टर में क्या कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन, हाउ कैन इट बी अप्लाइड इन द लीगल सेक्टर। इंडिया में समझते हैं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कोर्ट के ऊपर ना बहुत केसेस का बर्डन है, बहुत ज्यादा केसेस का बर्डन है, एक जज के ऊपर लाखों केसेस हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं आपके 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 एआई से। एआई क्या करेगा, सारे केसेस को कंबाइन कर लेगा, आप उसको कंप्यूटराइज कर दो, सारे केसेस को कंबाइन कर लेगा, उस हिसाब से वो क्या करेगा, जो केसेस हैं डाउरी केसेस इकट्ठे ले लिया, मर्डर केसेस इकट्ठे ले लिए, देन वो फिर कैटेगराइजेशन करेगा डाउरी में भी, कि ये डाउरी में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, जहां जाके फैक्ट्स मैच कर रहे होंगे, जहां जहां इश्यू सेम होंगे, अब उन केसेस को क्लब कर देगा, क्लब कर देगा तो नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो लीगल सेक्टर में हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा, इट कैन गिव द रेजोल्यूशन ऑन दी ऑलरेडी पेंडिंग केसेस इन इंडिया। ठीक है, जो टाइम टेकिंग लगते हैं, इट कैन गिव रेजोल्यूशन इन दी, रेजोल्यूशन किस चीज में, पेंडिंग केसेस में। तो पेंडेंसी हो जाएगी ना केसेस की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, पेंडेंसी ऑफ द केसेस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये लीगल सेक्टर में हेल्प कर सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अभी ह्यूमंस काम कर रहे हैं, अब ह्यूमंस को अगर रोबोट से रिप्लेस कर दें, तो रोबोट्स बहुत इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड क्वालिटी वे में चीजों को बनाएंगे, है ना, रोबोट्स अगर बनाने लगे, और वो बहुत कम टाइम तक होगा, रोबोट सैलरी भी नहीं मांगते, कंपनी को प्रॉफिट होगा। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम बहुत ज्यादा आ जाएगा। हाँ, इसके ऐसे नहीं, इसके ड्रॉबैक नहीं है, ड्रॉबैक भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एप्लीकेशन समझ रहे हैं, कहां का अप्लाई करा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई। ठीक है, कि एआई को हम ऐसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स की होती है। बात करी ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ना, इसके टाइप्स जो है ना, उसके भी दो कैटेगराइजेशन है। पहला है उसकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर, दूसरा है उसकी फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर। अब कैपेबिलिटीज के बेसिस पे देखा जाए तो ये तीन कैटेगरीज हैं, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। वहीं अगर हम बात करते हैं फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर, तो रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझोगे ना एग्जाम्पल के साथ, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। तो साइंस का एक सिंपल सा असूल है, प्रैक्टिकल बेस पे एग्जाम्पल लो, साइंस इन टेक का प्रैक्टिकल बेस पे एग्जाम्पल फ्रेम करते जाओ, उस बेसिस से आप समझाते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नैरो एआई का मतलब है क्या। सो नैरो एआई की अगर सिंपल सी बात करें कि वो ह्यूमन कॉग्निशन को अगर वो स्टिमुलेट कर ले, ह्यूमन कॉग्निशन को स्टिमुलेट करने का मतलब ह्यूमन नॉलेज को वो समझ ले, ह्यूमन नॉलेज को एक बार समझ ले, तो व्हाट, नैरो एआई का अगर सिंपल सा बात करें, नैरो एआई को वीक एआई भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, वीक एआई। इसको वीक एआई भी बोला जाता है। अब नैरो एआई का काम क्या है, इफ इट स्टिमुलेट ह्यूमन कॉग्निशन। अब ह्यूमन कॉग्निशन का मतलब क्या है, कि बेसिकली ह्यूमन नॉलेज को वो स्टिमुलेट करने, ह्यूमन नॉलेज को वो ले ले। तो अगर वो ह्यूमन नॉलेज को ले लेगा, तो वो बहुत सारे पैटर्न्स ह्यूमंस के समझ जाएगा, और ह्यूमंस के जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होते हैं ना, उन डिफिकल्ट टास्क को वो खत्म कर देगा, नैरो डाउन कर देगा। जैसे अब मुझे ना मुझे मुझे ना फैन ऑफ करने के लिए वहां पर जाना पड़ेगा, और उस स्विच को दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिकली वाया वॉइस कमांड ये बोलूं कि प्लीज टर्न ऑफ द फैन, सो ऑटोमेटिकली फैन रुक जाए, या मैं बोलूं ऑटोमेटिकली सीधा वॉइस कमांड से कि प्लीज टर्न ऑफ द एसी या टर्न ऑन द एसी, एसी को ऑन कर दो, देन
ऑन हो रहा है, दैट इज व्हाट आपका नैरो एआई। तो नैरो एआई के पास बेसिकली पोटेंशियल है कि सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, बस जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं ना, उन टाइम कंज्यूमिंग टास्क को वो थोड़ा सा ईज डाउन कर देगा, कम कर देगा। जैसे कि अमेजोन का एलेक्सा, तो मैं एलेक्सा पे बोलता हूँ अमेजोन एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, या मैं उससे बात भी कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट आपका वीक और नैरो है ना, कि वो आप ह्यूमन के जो टास्क है ना, ह्यूमन स्टिमुलेशन को समझता जाए, ह्यूमन स्टिमुलेशन को समझता जाएगा, ह्यूमन के डेटा को समझता जाएगा, उसके हिसाब से वो पैटर्न चेंज करता जाएगा। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, एक गाड़ी आई है, एक गाड़ी आई थी मॉरिस गैरेज की, दैट इज हेक्टर। अब हेक्टर में क्या था कि हेक्टर में ना वो बेसिकली पर्सन के हिसाब से, जो ओनर है, ओनर के हिसाब से वो सीट एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेता था, उस हिसाब से गाने बजाने लगता था। वो है क्या, दैट इज व्हाट नैरो एआई। क्योंकि उसने वो ह्यूमन पैटर्न को समझ लिया, ह्यूमन से गेन कर लिया कि यार मनु मिश्रा गाड़ी में बैठता है, सीधा सिंपल सा गाना बजाता है आपका कुन फाया कुन, तो वो कुन फाया कुन गाना बजाने लगा ऑटोमेटिकली, सूफी सॉन्ग बजाने लगा उसी उसी हिसाब से, है ना। अब मान के चलो अगर मनु मिश्रा को इंग्लिश सॉन्ग पसंद है तो वो इंग्लिश सॉन्ग बजाने लगा, किसी रैपर की सॉन्ग पसंद है, रैपर के सॉन्ग ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रैपर के सॉन्ग बजने लगेंगे। सो उस हिसाब से फिर चीज एडजस्ट करने लगा कि अगर मनु मिश्रा हो सकता है कि सीधा ऐसे करके गाड़ी चलाना चाहता है पीछे होके, सो उस हिसाब से वो सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। सो दैट इज व्हाट आपका वीक और नैरो एआई। सुपर एआई जो है ना, वो थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा ये एडवांस्ड एआई है। अब सुपर एआई क्या होता है, सुपर एआई बेसिकली क्या करता है, सुपर एआई बेसिकली जो ऐसे प्रोग्राम किया जाता है मशीन्स को, ऐसे प्रोग्राम्स किया जाए कि वो सिचुएशन को हैंडल करे और सीधा सीधा सोल्यूशन दे दे, ठीक है, सीधा का सीधा सोल्यूशन दे दे विदाउट एनी पर्सन इंटरवेंशन। अब वीक एआई में पर्सन को इंटरवीन करना पड़ा इनिशियली, एआई को पहले इंटरवीन करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा ना भाई वॉइस कमांड प्लीज टर्न ऑन द एसी या टर्न ऑफ द एसी, तो यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन देखा। लेकिन सुपर एआई में ह्यूमन या फिर सुपर या फिर स्ट्रॉन्ग एआई, तो ये दोनों चीजें दोनों सिमिलर ही है, आपके सुपर और जनरल एआई समवॉट सिमिलर है, अभी डिस्टिंग्विश इतना सच हो नहीं पाया इनमें, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में इनका भी डिस्टिंग्विश किया जाएगा। सो अभी सुपर और जनरल एआई जो है ना, वो समवॉट सिमिलर है, या इनको स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं, दोनों को मिला के स्ट्रॉन्ग एआई बोला जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एआई है क्या, है ना, स्ट्रॉन्ग एआई है क्या। तो अगर हम सिंपल सी बात स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग एआई को ऐसे प्रोग्राम किया जाए जिससे वो टास्क कंप्लीट कर सके जो ह्यूमंस करता है, जो ह्यूमंस करता है, ठीक है, जो ह्यूमन टास्क जो कि सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है, अगर वो मशीन करने लगे, मशीन को हिसाब से प्रोग्राम किया जाए, दैट इज व्हाट स्ट्रॉन्ग एआई, ऑल्सो नोन एज सुपर और जनरल एआई। जैसे कि टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार सबसे बेस्ट एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, दैट इज व्हाट आपका स्ट्रॉन्ग एआई। तो स्ट्रॉन्ग एआई सिंपल सा क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई इट शुड बी प्रोग्राम टू हैंडल द सिचुएशन इन अ इन अ जहां पर हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो, प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसमें याद रखना, इसमें ना ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। खुद सोचो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, नहीं, आप पीछे बैठो सीधा। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, ये चीज। तो ये तो रहा आपके कैपेबिलिटीज के बेसिस पर कि कैसे कैसे केपेबल है एआई। अब हम समझेंगे कि फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर क्या क्या होता है, फंक्शनैलिटीज के बेसिस पर एआई के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है रिएक्टिव मशीन। अब देखो रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, अब रिएक्टिव का मतलब कि आपने आपने जो करा उसका रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मशीन क्या करती है, मशीन में आप डेटा को इनपुट करते हो और वही फिर आउटपुट दे देता है, दैट इज व्हाट रिएक्टिव मशीन। तो रिएक्टिव मशीन जो है ना, इट्स सिंपल सा, जो आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट आउटपुट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। सो रिएक्टिव आपका एआई क्या होता है, तो रिएक्टिव एआई सिंपल सा अगर आपको लिखना है, सो आउटपुट आउटपुट बेस्ड ऑन आपका जो इनिशियल डेटा आपने एड ऑन किया, आउटपुट बेस्ड ऑन दी सेट ऑफ इनपुट इनपुट, ठीक है। तो जो आउटपुट आपको मिल रहा है इनपुट के बेसिस पर, दैट इज व्हाट रिएक्टिव मशीन। अब लिमिटेड मेमोरी मशीन क्या है, लिमिटेड मेमोरी एआई की बात करें, लिमिटेड मेमोरी एआई की, तो बेसिकली ये पास्ट एक्सपीरियंस को अडेप्ट करता है, जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन एक्सपीरियंस को वो अडेप्ट करेगा, एंड आफ्टर अडेप्टिंग दी पास्ट एक्सपीरियंसेस वो अपने हिसाब से फिर अपडेट कर ले, ठीक है।
सो अगर हम लिमिटेड एआई की बात करें, आई एम जस्ट रबिंग दिस। सो लिमिटेड मेमोरी की बात करें, लिमिटेड लिमिटेड मेमोरी एआई क्या होता है कि सिंपल सा कुछ ना करे, अडेप्ट द पास्ट एक्सपीरियंस एंड अपडेट इटसेल्फ। पास्ट एक्सपीरियंस एंड अपडेट इटसेल्फ, अपने आप को वो अपडेट कर दे, ठीक है। दैट इज व्हाट आपका लिमिटेड मेमोरी एआई। अब जैसे कि एग्जांपल अगर आपको समझना है तो ऑटोनॉमस कार्स हो गए, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गए, जैसे कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई रोड को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, नोबल सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। सो दैट इज व्हाट आपका लिमिटेड मेमोरी एआई। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ माइंड एआई। अब थ्योरी ऑफ माइंड एआई की बात करें, सो ना ये फुली तरीके से अडेप्टिव होता है, पूरे तरीके से अडेप्टिव होता है, और इसके पास एक्सटेंसिव आपके पास एक्सटेंसिव एबिलिटी होती है टू लर्न एंड टू आपका टू लर्न एंड टू रिटेन द पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये बेसिकली रिएक्टिव तो एक लेवल था, उसके एक ऊपर लेवल लिमिटेड मेमोरी है, उसके एक और ऊपर लेवल दैट इज थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड का सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा ये है कि अगर ये ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गया, तो ट्यूरिंग टेस्ट है क्या, है ना। तो बेसिकली अगर हम सिंपल सी भाषा में फिर से अगर समझ ले थ्योरी बेस्ड एआई को, जो बताया जैसे मैंने, कि अगर वो आपका पास्ट एक्सपीरियंस के पहले तो पूरा अडेप्ट फुली अडेप्ट करता है, ये पूरा पूरे तरीके से अडेप्ट करेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, फुली अडेप्ट करेगा and retain retain past experiences. That's what theory of mind is. अब theory of mind कैसे डिफरेंट होता है आपके लिमिटेड मेमोरी से, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, है ना। अब मान के चलो, अब व्हाट हैपन, तो अब ये लिमिटेड मेमोरी करेगा क्या? लिमिटेड मेमोरी का मतलब उसको पता है, मशीन को पता है, कार को पता है कि भाई यहाँ से ना रोड सीधी जाती है और सीधी 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 इसको ले जाना है और सीधी सीधी इसको फिर पार्क कर देना है उसके पास। हुआ क्या कि एक दिन बाद क्या होता है कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन है, उस पर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। अब व्हाट हैपन, डाइवर्जन आ जाता है। अब डाइवर्जन इन द सेंस कि अभी रोड हम लोग क्या अभी हम लोग क्या करते थे, सीधे सीधे जाते थे, तो दैट इज लिमिटेड मेमोरी। कि पता है पास्ट एक्सपीरियंस वही है कि भाई मनु मिश्रा सीधे सीधे जाता था, इस मनु मिश्रा की जो कार है ना, वो भी सीधे सीधे जाएगी। लेकिन अब थ्योरी बेस्ड एआई, अब क्या हुआ कि कोर्ट, अब क्या हुआ, रोड का डाइवर्जन हो गया, रोड पे काम चल रहा है, रोड का डाइवर्जन हुआ। तो अगर लिमिटेड मेमोरी वाला अगर एआई होगा, लिमिटेड मेमोरी वाली मशीन होगी, तो कार चलेगी, और कार चलने के साथ साथ उसको पता है सीधे सीधे जाना है, लेकिन काम चल रहा है, डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन से वो क्या हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। दैट इज व्हाट लिमिटेड मेमोरी इज। थ्योरी बेस्ड क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और पास्ट एक्सपीरियंस को रिटेन भी करता है। उसने देख लिया कि यार आगे ना आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए डाइवर्जन है, तो ऑटोमेटिकली वो डाइवर्ज हो जाए, ऑटोमेटिकली डाइवर्ज हो जाए। दैट इज व्हाट आपका थ्योरी ऑफ माइंड एआई। ये डिफरेंस है थ्योरी ऑफ माइंड एआई में। और बेसिकली थ्योरी ऑफ माइंड एआई को समझने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट को समझना पड़ेगा। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब सिंपल सा यही है कि वेदर और नॉट कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ थिंकिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कि कहीं कंप्यूटर अपने आप को ह्यूमन बीइंग की तरह ना सोचने लगे। ये ट्यूरिंग टेस्ट है। अगर कंप्यूटर सोचने लगा, देन डन एंड डस्टेड, ठीक है, देन इट्स थ्योरी बेस्ड एआई। सिंपल सा बंदा, क्या अगर अब जैसे मान के चलो, अगर मैं कार चला रहा हूँ, मैं रोज सीधे सीधे जाता हूँ, लेकिन मुझे डाइवर्जन दिखा, तो मैं ऑटोमेटिक डाइवर्जन ही करूंगा, ये ह्यूमन है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया, थ्योरी बेस्ड एआई का सिंपल सा फंडा ये होता है कि कंप्यूटर ह्यूमन की तरह काम करने लगे, ह्यूमन की तरह अपने आप को बिहेव करने लगे। दैट इज व्हाट थ्योरी बेस्ड एआई, ठीक है। और लास्ट में आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल कि अगर मशीन कॉन्शियस हो जाए, मशीन बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, मशीन के अंदर सेंटिमेंट्स आ जाए, मशीन के अंदर इमोशन आ जाए। जैसे कि रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है? रोबोट है, कौन सी मूवी है उसकी? एक मूवी है ना इसमें रोबोट होता है, वो चिट्टी चिट्टी, है ना, रोबोट, रोबोटी मूवी है उसकी। एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर एवेंजर के फैन हो तो अल्ट्रॉन, सबसे बेस्ट, कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाए, उसके अंदर सेंटिमेंट्स आ जाए, उसके अंदर आपके इमोशंस आ जाए। दैट इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस। उस लेवल तक अभी अपन पहुंचे नहीं है, उस लेवल तक पहुंचना है अपन को, कहीं वो ह्यूमंस के लिए खराब ना हो जाए, वो चीज देखनी पड़ेगी। बट हाँ, अभी तक हम थ्योरी बेस्ड एआई तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वन, सो वील डिस्कस कि एआई के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला अगर एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज में सबसे पहले आती है पुलिसिंग में। अभी अपन डिस्कस करें इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से।
पुलिसिंग में। अब पुलिसिंग में कैसे? अब पुलिसिंग में सिंपल सा फंडा यही है कि यार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना? प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके पैटर्न ऑफ क्राइम को। अगर हमने पैटर्न ऑफ क्राइम को प्रिडिक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि भाई किस पैटर्न में क्राइम हो रहा है और नेक्स्ट क्राइम कैसे होने वाला है। तो वो चीज पुलिसिंग में होगी। डीएनए स्कैनिंग इजीली हो सकती है। आपकी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, है ना? एंड बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टिंग पुलिसिंग बोल सकते हैं अपन को, पुलिसिंग में बहुत मदद करने वाला है। सेकंड वन, एग्रीकल्चर में अभी क्या होता है कि फार्मर के पास एक पैच ऑफ लैंड है और वही दूसरा फार्मर है उसके पास भी वही पैच ऑफ लैंड है, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपका इनइक्वालिटी होती है कि उस पैच ऑफ लैंड में ना उसको ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इस पैच ऑफ लैंड में उसको कम प्रोडक्शन हो रहा है। ये चीज है। तो अब पॉइंट ये है कि भाई उस क्रॉप में इतनी फूड्स की जरूरत, इतने वाटर की जरूरत थी ही नहीं। तो एआई से वी कैन प्रिडिक्ट कि इस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, है ना? इस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, दैट इज इन एग्रीकल्चर में। तो पता लग जाएगा, एआई से पता लग जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सो फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज में सिंपल से यही है कि आप जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको आप पूरा एफिशिएंट और सफिशिएंट वे से यूज करोगे। एंड उसके साथ साथ जो भी बगैर प्रॉब्लम होगी उसका आप इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हो। देन लास्ट में एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइजिंग द डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर आप डेटा एनालाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर लोगे। एंड जो पावर मैनेजमेंट है आपके मोबाइल डिवाइसेस की, कार्स की, वेदर प्रेडिक्शंस की, ये ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएगी, एआई से सही हो जाएगी। अभी क्या है ना, अभी सुनने में आ रहा है एल नीनो, कि एल नीनो आ रहा है इंडिया में। अब एल नीनो में इंडिया में कम बारिश होती है लेकिन बारिश तो ज्यादा हो रही है। सो वेदर प्रिडिक्शन सही नहीं है ना। तो एआई अगर आ जाएगा तो वी कैन प्रिडिक्ट दी वेदर, क्योंकि डेटा हम उसको पूरा दे देंगे, वो डेटा के साथ साथ पूरा प्रिडिक्ट कर लेगा भाई क्या क्या हो सकता है और ये होने वाला है। ठीक है। अब पॉइंट, अब हम समझते हैं, दे तो हमने एडवांटेज को समझा, अब डिसएडवांटेज है क्या? डिसएडवांटेज को ध्यान से समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेन जो इशू होता है ना, क्योंकि एडवांटेज लोग बता देते, डिसएडवांटेज लोग नहीं बता पाते। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ कि इंटीग्रिटी और अनबाइस्ड सिस्टम जो है, ये जो पॉइंट लिखा गया, ये क्या है? इसका मतलब अपन समझते हैं। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है, एआई में जो मशीन्स है वो काम कैसे करती हैं? मशीन्स जो है ना एआई में काम कैसे करती हैं? इनिशियली हमें पहले डेटा देना पड़ता है ना? हमें डेटा दिया, वो डेटा को सीखती हैं, उस डेटा के सीखने के साथ साथ फिर वो उस पैटर्न पे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। बट दी पॉइंट इज, जब इनिशियली हमको डेटा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? उनको हमें इनिशियली ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती मशीन्स को? अब इनिशियल ट्रेनिंग में ही अगर बाइसनेस आ जाए, इनिशियल ट्रेनिंग में ही बोला कि ये मशीन सिर्फ आपके ह्यूमन के लिए ही काम करेगी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए ही काम करेगी, और आगे चलकर अगर किसी ह्यूमन को, अगर वो जंगल में जा रहा है, उसको अगर शेर पीछे उसके भागने लगा, तो वो मशीन किस पर अटैक करेगी? शेर पर। या फिर डियर उसके पीछे भागने लगा तो किस पर अटैक करेगी? डियर पर। तो आप सिर्फ ह्यूमंस को बता रहे हो, ह्यूमंस की सेफ्टी के लिए बोल रहे हो, बट आपने क्या पूरे हमारे लिविंग बीइंग की सेफ्टी के लिए बोला? नहीं। तो ये बाइसनेस दिखाया, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स और आप इन इन अदर लिविंग बींग्स में डिसइंटीग्रेट कर रहे हो। सो मशीन्स की इंटीग्रिटी और अनबाइस्ड सिस्टम पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि कहीं उसकी जो इनिशियल ट्रेनिंग, अभी तो मैंने ये बहुत ब्रॉड टॉपिक लिया, मान के चलो कास्ट बेस पे ही हो गया कि भाई ब्राह्मण्स को ही आप एडवांटेज देना, जो नॉन ब्राह्मण्स है उनको एडवांटेज मत देना, उनके लिए काम मत करना। अब इनिशियल ट्रेनिंग आपने मशीन को दे ही दी, तो ब्राह्मण्स वो भी फिर डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा, मशीन को भी डिस्क्रिमिनेटरी बना रहे हो आप। तो पॉइंट वो है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि मशीन को आप इनिशियल ट्रेनिंग दोगे। अब वो इनिशियल ट्रेनिंग अगर अगर आपकी आपकी बाइस्ड हुई, फिर क्या? अनबाइस्ड हुई देन इट्स गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनबाइस्ड हुई तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, एक्सेस टू डेटा, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब एआई से ना वो आपके पैटर्न को प्रिडिक्ट करता है। अब मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे, अब 9 उठने के बाद मैं क्या करता हूँ वो पूरा प्रिडिक्ट कर लेगा। सो वो मेरी पूरे एक्टिविटीज को जानता है कि मनु मिश्रा शाम के जाने के बाद ये चीजें करने वाला है। सो अब उसके चलते मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है कि नहीं हो रही है? सो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है और ये प्राइवेसी वाला पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और इस चीज को लेकर अगर मेरे डेटा, मेरे नॉलेज और मेरी टेक्नोलॉजी को अगर एक्सेस कर लेगा, सो व्हाट विल हैपन? मेरे को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे अभी करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ आज, अगर आज मैंने सर्च किया रेनकोट, गूगल पे सर्च किया रेनकोट, है ना? अमेजोन का ऐड आ गया, आपका फ्लिपकार्ट का ऐड आ गया, मिंत्रा का ऐड आ गया, सबका ऐड आ गया मेरे पास। सो ये क्या है कि मेरे डेटा, मेरे नॉलेज और मेरे टेक को एक्सेस किया जा रहा है। तो एआई का ये और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है? और इससे ऑटोमेटिकली मेरी प्राइवेसी क्या हो रही है? ब्रीच हो रही है। तीस चौथा चीज सबसे लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो है ना वो पॉइंट वही है, अभी अपन ने पढ़ा था ना, एक चीज अपन ने पढ़ी थी, यहाँ पर कवर अप किया था, दैट इज अबाउट के
दैट इज अबाउट, यस, अबाउट दी आपके इस चीज को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरिंग को लेकर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर रोबोट्स आ गए, तो अगर रोबोट्स आ गए तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट किसको झेलना पड़ेगा? ह्यूमन बींग्स को, और ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो ह्यूमन क्योस हो जाएगा, है ना? एक सबसे बड़ी दिक्कत ये बनी हुई है, ये है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज समझे। नाउ वील अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको इमेज दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट आपकी ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन। डिफरेंस इन दोनों में होता क्या है? एआई क्या करने वाला है? एआई ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, है ना, और ह्यूमन लाइक एक्टिविटीज करने वाला है। सो व्हाट विल एआई डू? एआई विल रिप्लेस द ह्यूमंस इन द फ्यूचर एंड विल डू दी आपका फंक्शन, विल डू दी फंक्शन जो कि ह्यूमन लोग करते हैं। मशीन वो काम करेगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। दैट्स व्हाट एआई डू। लेकिन जहीं अगर हम बात करें इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन की या ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस की, सो व्हाट ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस मींस? ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का सिंपल सा फंडा यही है, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का सिंपल सा फंडा यही है कि ये ना आपके, ये ना मशीन जो है वो ह्यूमन के साथ मिलकर काम करती है। किसके साथ मिलकर काम करती है? ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करती है, और ह्यूमंस के काम को और इजी बनाती है। एक तो एक तरीका होता है कि भाई कोई आया पर्सन मेरे साथ मिलकर मेरे काम को ना और आसान कर रहा है, दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन। लेकिन अगर कोई पर्सन आके मुझे रिप्लेस कर दे, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मेरे काम करने लगे, दैट इज व्हाट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डिफरेंस है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दी इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन, नॉट ऑन दी एआई। एआई पे काम करो, बट एआई को ना ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करो, उस लेवल पे लेके आओ। नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट दी कि इंडिया और एआई की क्या क्या चीजें रही हैं, है ना, इंडिया और एआई को लेकर क्या क्या चीजें हुई हैं वो अपन समझते हैं। सबसे पहली जो बात उठी थी, वो बात उठी इंटरनेशनल लेवल पर। एआई को लेकर बहुत सालों से बात चली आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बात उठी आपकी G20 जब समिट हुई थी ओसाका, जो कि जापान में है। कब? 2019 में। 2019 में जब G20 समिट हुई थी तब आपकी उधर, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेसिकली सिग्निफिकेंस बताया था डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उन्होंने बोला था कि दो चीजें ना इंटरकनेक्टेड हैं, डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके साथ उन्होंने बोला था कि 5 आईज पर हमें ज्यादा हमें 5 आईज पर हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है ना। 5 आईज उन्होंने बताए थे इसमें, 5 आईज, कि हमें 5 आईज पे काम करना है। वो 5 आईज कौन कौन से हैं? दैट इज इंक्लूसिवनेस, इंटरनाइजेशन, आपका इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो लिखना है तो लिख लो, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिवनेस। देन आपका व्हाट? इंफ्रा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। देन इनोवेशन, इनोवेशन, एंड एक और जो कि अब हम लोग आत्मनिर्भर भारत बोलने लगे, दैट इज आपका इंडियनाइजेशन, इंडियनाइजेशन, ठीक है, इंडियनाइजेशन। सो अभी जस्ट जस्ट लिसन इट केयरफुली एंड राइट इट डाउन, है ना, अपनी अपनी लैंग्वेज में। अभी मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा, बट आई टेल यू, दिस इज इंक्लूसिवनेस, दिस इज इंफ्रा, दिस इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दिस इज इनोवेशन, और दिस इज इंडियनाइजेशन। तो यहां पर एक काम हुआ था, है ना। एंड वही बात की जाए, फिर एक और रिपोर्ट भी आई थी, ऐसा नहीं है रिपोर्ट नहीं आई है। सो जस्ट आई एम, गिव मी अ मिनट। चलो, अब रिपोर्ट भी आई थी, तो एक रिपोर्ट भी आ रखी है, दैट इज कॉल्ड आपका, आपकी ग्लोबल एआई रिपोर्ट, है ना। सो ग्लोबल एआई रिपोर्ट आई थी 2019 में ही आई थी। सो ग्लोबल एआई रिपोर्ट में क्या हुआ, जो कि 2019 में आई, ग्लोबल एआई रिपोर्ट 2019, उसमें इंडिया को ना 6th रैंक दी गई थी। इंडिया को 6th रैंक दी गई। इंडिया जो है, इंडिया की रैंक कौन सी है? 6th। अब पॉइंट ये है कि भाई ये रिपोर्ट किस बेस पर थी, ये रिपोर्ट है किस चीज की? द रिपोर्ट इज अबाउट दी के नंबर ऑफ एआई स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दी फील्ड, ठीक है। सो रिपोर्ट इज अबाउट कि कौन कौन से कंट्री के कितने लोग आपके वर्क कर रहे हैं, आपके स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं, जो कि वर्क कर रहे हैं आपके, द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्किंग इन दी एआई, नंबर ऑफ specialized working in AI,
तो सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्क करते हैं, दैट इज रैंक वन किसकी आई थी इसमें? यूएसए। यूएसए के बाद चाइना, है ना? सो यूएसए, चाइना, यूके थर्ड पे था, और इंडिया इज ऑन दी सिक्स्थ वन। इंडिया इज ऑन दी सिक्स पोजिशन, इंडिया सिक्स पोजिशन पे था। देन अगर हम वही बात करें, सो सीबीएसई जो है, ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई काम नहीं कर रहा है। सीबीएसई जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने भी क्लास नाइन्थ की बुक में एआई को लेकर चैप्टर इंक्लूड किया है, सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। एआई को लेकर, एआई को लेकर इनका सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है कि बच्चे ना ऑटोमेटिकली समझते जाए इनिशियल स्टेज में कि व्हाट इज एआई। जो भी अपन समझ रहे हैं ना, वो बच्चे समझ लेंगे नाइन्थ क्लास में। अब यही ने सरकार ने ये काम कर दिया है। देन अगर हम बात करें तो आईआईटी हैदराबाद जो है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद became the first institute in India, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, जिसने अनाउंस किया कि वो लोग बीटेक करवाएंगे। वो लोग बीटेक करवाएंगे किस फील्ड, किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। वो लोग एआई में क्या करवाएंगे? आपका बीटेक करवाएंगे। फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना, और देखा जाए तो वर्ल्ड में ये थर्ड इंस्टीट्यूशन है, थर्ड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये तीसरा है, ये तीसरा इंस्टीट्यूशन है। अब कौन कौन से यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इन्वॉल्व है जो कि एआई को लेकर अलग से एजुकेशन करवाती हैं? एक है आपकी कार्नेगी यूनिवर्सिटी और एमआईटी। कार्नेगी यूनिवर्सिटी एंड एक और है, दैट इज व्हाट, आपका एमआईटी। तो सेकंड वन इज एमआईटी और थर्ड वन इज आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या लिया गया स्टेप, वो अपन समझ रहे हैं, वो अपन समझते हैं। ये हुआ 2018-2019 का बजट। अब 2018-2019 के बजट में गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था नीति को, नीति आयोग को। सो व्हाट हैपेंड, 2018-2019 का जो बजट था, उस बजट में गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने मैंडेट किया किसको? नीति को, नीति आयोग को। क्या मैंडेट किया? द मैंडेट इज अबाउट टू एस्टैब्लिश द नेशनल प्रोग्राम फॉर एआई, नेशनल प्रोग्राम फॉर एआई। नेशनल प्रोग्राम फॉर एआई वो क्या करे? स्टैब्लिश करे, ये मैंडेट किया गया था। एंड इवन इसी बजट में फंड भी अनाउंस किए गए थे, फंड्स भी अनाउंस किए गए, फंड्स एआई के आर&डी को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, आर&डी को लेकर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर ये स्टेप्स लिए गए बजट 2018-2019 में, ठीक है। देन एक और चीज, नीति आयोग की नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई आया है 2018 में। नीतीश मतलब नीति आयोग लिख लो। नीति आयोग का ही आया था। नीति आयोग का क्या था? दैट इज नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को लेकर इनकी नेशनल स्ट्रेटेजी भी आई थी 2018 में, 2018 में, ठीक है, 2018 में आई। अब देखा जाए तो बेसिकली था क्या ये, है ना? सो ये सिंपल सा बात था कि एआई जो है ना वो 5 कोर एरिया में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, 5 कोर एरिया में इनका एप्लीकेशन होना चाहिए एआई का। सो इसमें जो स्ट्रेटेजी आई थी दैट इज अबाउट दी कि 5 कोर फील्ड्स हैं, 5 कोर फील्ड्स हैं, वहां एआई का एप्लीकेशन करना चाहिए। वो कौन कौन सी 5 कोर फील्ड्स हैं? दैट इज आपकी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्मार्ट सिटी मतलब इंफ्रा, एंड आपका लास्ट में ट्रांसपोर्ट, ठीक है।
सो एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रा, इंफ्रा, देन आपका एजुकेशन, एजुकेशन एंड टेक, एंड टेक। ठीक है, इन 5 कोर फील्ड्स में एआई को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि इंडिया हैज अ पोटेंशियल, इंडिया के पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड्स 40% ऑफ एआई का सोल्यूशन दे सकता है, एआई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। मतलब इंडिया कैन बी अ हब इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा स्ट्रेटेजी में बताया गया था, है ना। लेकिन फंडिंग एंडी की बिल्कुल भी बात नहीं की गई, बिल्कुल फंडिंग की बात नहीं की गई। देन एक और कमिटी बनी थी, एक कमिटी बनी थी, दैट इज व्हाट, कामाकोटी कमिटी। सो कामाकोटी कमेटी को भी बताया गया था। तो कामाकोटी कमेटी सिंपल सा इज अबाउट कि फंडिंग को लेकर देयर शुड बी फंडिंग, फंडिंग फॉर एआई, एआई, है ना। क्योंकि नासा स्ट्रेटेजी जो मिशन थी ना, नासा स्ट्रेटेजी फॉर एआई, उसे फंडिंग को लेकर बात नहीं की, बताया गया कि प्लान ये होना चाहिए। फंडिंग को लेकर बात कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और कमेटी ने बोला कि भैया हाँ फंडिंग होनी चाहिए। एंड उसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली कि एक मिशन और लॉन्च करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। तो इन्होंने सिंपल एक और पॉइंट बोला था, सेटिंग अप ऑफ व्हाट, सेटिंग अप नेशनल एआई मिशन, नेशनल एआई मिशन को क्या करो, ये सेटअप कर दो। ठीक है, सेटअप कर दो, ये चीज बोली गई। और 2019 लास्ट पॉइंट जो इंडिया ने किया 2019 में, कि 2019 में क्या होता है। सो 2019 की अगर हम सिंपल सी बात करें, सो 2019 जो है आपका एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज एरावत, AIRA, AIRAWAT, एरावत। ठीक है, एरावत। अब ये देखा जाए तो एरावत है क्या। एरावत की बात करें तो एरावत स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक, आपका एनालिटिक एंड नॉलेज एसिमिलेशन, एंड नॉलेज एसिमिलेशन आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज यहां पर बताई गई थी। दिस इज व्हाट एरावत है। एरावित का गोल क्या है, एरावित का गोल यही है कि इंडिया को पाइनर बनाना है आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, टू मेक इंडिया पाइनर इन एआई एंड इमर्जिंग टेक में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये चीज। लास्ट में एक और चीज है, एक और कोलैबोरेशन हुआ था इंडिया और यूएस को लेकर, है ना। इंडिया यूएस को लेकर भी कोलैबोरेशन हुआ है, दैट इज आपका यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, USAIAI। ठीक है, USAIAI, ये चीज है। और USAI मतलब यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, ये एक्रोनीम है बेसिकली, फुल फॉर्म जस्ट राइट इट डाउन। अब अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये किसके अंडर है, तो ये इट्स डन अंडर दी व्हाट, इट्स डन अंडर दी इंडिया यूएस साइंस एंड टेक फोरम। ठीक है, इंडिया यूएस, जस्ट गिव मी अ मिनट। So this is initiative by the India and US, that is US India Artificial Intelligence Initiative। Initiative ये बात की जाए तो किसके अंडर आता है, ये इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ, इट्स अंडर दी व्हाट, इट्स अंडर दी इंडिया यूएस, इंडिया यूएस साइंस एंड टेक फोरम, साइंस एंड टेक फोरम। ठीक है, इसके अंडर स्टार्ट किया गया था। अब बेसिकली इसके अंडर इंडिया यूएस क्या करना चाह रहे हैं, है ना, इंडिया यूएस क्या करना चाह रहे हैं। सो इंडिया यूएस बेसिकली एआई में कॉपरेट करेंगे और क्रिटिकल एरियाज में दोनों काम करेंगे, क्रिटिकल एरियाज में दोनों काम करेंगे। सो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की तरह है, सो बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म,
इट्स अ प्लेटफॉर्म, एंड बाय दिस प्लेटफॉर्म दोनों लोग अपॉर्चुनिटीज, दोनों कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस जो भी एआई में आ रही है उसको डिस्कस करेंगे, एंड जो भी एआई को लेकर बैरियर्स आते हैं जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, R&D को लेकर, उसको ओवरकम करेंगे। दैट्स व्हाट दिस इनिशिएटिव विल डू, है ना, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, ठीक है। So that's what India is doing with the AI. This is about the India and AI. Now we move forward towards the last point, that is about the Hiroshima AI process. So basically Hiroshima AI process है क्या, है ना। So बात करें ये जो Hiroshima AI process है, ये स्टार्ट किसने किया था? It was started by G7 countries. ये G7 ब्लॉक जो है ना, G7 कंट्रीज है, उसने स्टार्ट किया है आपका हिरोशिमा एआई प्रोसेस। अब हिरोशिमा एआई प्रोसेस है क्या? तो बेसिकली ये जो है ना, इट्स एन एफर्ट जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। सो इट्स अ इट्स अ एफर्ट, इट्स एन एफर्ट, गिव मी अ मिनट, इट्स एन एफर्ट टू फाइंड टू फाइंड roadmap roadmap or framework to regulate artificial intelligence, to regulate the what, artificial intelligence. That's what Hiroshima AI process is, ठीक है, ये AI process है। एंड इसके साथ साथ हिरोशिमा AI प्रोसेस की बात करें, सो ये बेसिकली बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपका इंकरेज करेगा, एंड इंकरेज अबाउट दी कि क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए पॉलिसी डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। सो इट्स अबाउट दी कि ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ओपीसीडब्ल्यू हो गया, है ना, तो ओपीसीडब्ल्यू जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंट्रीज को लेकर, जो कि इसमें टॉप कंट्रीज हैं, उसको लेकर ये बेसिकली आपका 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 उनको सिंपल सा बोलेगा कि आप पॉलिसीज जो भी बन रही हैं एआई को लेकर उसको पूरा एनालिसिस करो, देखो कि जो भी चैलेंजेस है यहाँ आने वाले समय में इसको लेकर कहीं कोई क्योस क्रिएट ना हो जाए। दैट्स व्हाट हिरोशिमा एआई प्रोसेस इज अबाउट, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है हिरोशिमा एआई प्रोसेस। एंड इवन एक बार इसमें हिंदू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में भी इसको आ चुका था, ठीक है। सो जस्ट इफ यू वांट टू रीड अबाउट द हिरोशिमा एआई प्रोसेस, यू कैन गो एंड वॉच दैट, यू कैन रीड दैट, आपका दैट पार्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। सो बाकी इतना ही है हिरोशिमा एआई प्रोसेस। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो बन सकता है ना, एक और चीज से बन सकता है, हमें एक और बॉडी को समझना है यहाँ पर, लास्ट में समझेंगे। लास्ट वन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन, और ये बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनता भी है, बनेगा भी, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई। अब ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है क्या? अच्छा, इसका एक्रोनीम भी है, इसको लोग एक्रोनीम भी यूज करते हैं, दैट इज जीपीएआई। जीपीएआई। अब जीपीएआई है क्या? सो जीपीएआई इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, है ना। सो ये बेसिकली इनिशिएटिव है, इनिशियली 15 कंट्रीज ने स्टार्ट किया था इसको, इनिशियली 15 कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज थी इनिशियली, बट अगर अब हम बात करें टोटल 29 कंट्रीज हैं, टोटल 29 कंट्रीज है एट प्रेजेंट जो कि इसका पार्ट है, एंड इंडिया इज ऑल्सो दी आपका पार्ट ऑफ दिस वन, इंडिया भी पार्ट है, इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। अब पॉइंट ये है कि जीपीएआई करता क्या है। देखो, हमारे पास ना एआई को लेकर थ्योरी तो है कि एआई ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन थ्योरी तो है, लेकिन थ्योरी से अकेला काम तो चल नहीं पाएगा। सो थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बेस पे अप्लाई भी तो करना है एआई को। सो व्हाट जीपीएआई विल डू, जीपीएआई जो है, जीपीएआई जो है, इट विल fill the gap, it will fill the gap between the theory and practical uses of AI, ठीक है। so what GPI will do, it will fill the gap, fill the gap of theory and practical uses of artificial intelligence. That's what GPAI do, ठीक है।
और वही चीज अगर हम इसके सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये ओईसीडी में इसका सेक्रेटेरिएट है। ओईसीडी में इसका सेक्रेटेरिएट जो है दैट इज इन ओपीसी। ओपी आपका क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओपीसीडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओ सॉरी ओईसीडी, नॉट ओपीसीडी, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। ठीक है, नॉट पी। सो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड आपका डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एआई, है ना। तो बहुत लोगों का ये था डिमांड था, इट्स अबाउट एआई को लेकर, एआई को लेकर। सो दिस इज ऑल अबाउट एआई, है ना। बाकी एआई इतना ब्रॉड है कि मुझे भी पता है कि इस वीडियो में ना एआई को कवर कर ही नहीं सकते। एआई किसी को नहीं आता, क्योंकि इट्स एन इमर्जिंग आपका टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग आपका फील्ड है। वी डोंट नो कि आगे चलकर क्या होने वाला है। आगे चलकर हो सकता है मनुष्य को रिप्लेस कोई रोबोट कर देगा, वी डोंट नो। तो एआई इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। सो सो दिस इज व्हाट जो मुझे लगा कि दिस आर द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द एआई। बाकी मैं बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत श्योर होता हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट एआई इतना ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। तो जो मुझे लगा कि दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को हमें लेके नहीं जाना है, इस चीज को लेके जाना है, वो चीज अपन ने कवर करी हुई है। सो यस, सो वी एंड दी सेशन हियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से बिग न्यूज के सेशन में, मेरा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वीडियो और टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बाय बाय गाइस।